क्वेश्चन नंबर 7 कल वाला जरा खत्म करा दो। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का वाला पर यूनिट्स वगैरह फाइनल करा था कल। क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कर लिया। प्रोसेस 1 के यूनिट्स बने 72,000 एंड कन्वर्जन के एंगल से पर यूनिट्स बताइए। 2.75 0.261 नहीं 0.26 सर टोटल हो गया 3.01। कॉस्ट एलोकेशन करवा दो। अगर वेटेड एवरेज इस मेथड है तो सिर्फ टेबल देखना और पर यूनिट्स देखना। ओपनिंग जो अमाउंट्स हैं यूनिट्स हैं वो रेट में आ गए हैं तो सीधा 60 लगे। यस सर। कहाँ देखना कौन सा टेबल? यूनिट्स का टेबल है। इस टेबल में कितनी साइड्स हैं? इस टेबल में कोई साइड्स नहीं, मतलब भाई ने क्रेडिट साइड कह दी है, मैंने जरा इस टेबल में 2 कॉलम्स हैं, इसकी डेबिट क्रेडिट साइड ना बना लीजिएगा। टेबल मींस टू से मतलब इक्वल यूनिट्स का टेबल है। 60,000 इनटू 3.01 हो सकता है। यस सर। 180,600 8,000 यूनिट्स भी स्ट्रेट अवे दोनों कॉलम्स में सेम है। 24080 4,000 यूनिट्स अलग अलग क्यों करने पड़ेंगे? उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट है, यही ना बात। डबल वन 5 2 ये लेजर हो गया था बैलेंस। यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं कल से रिलेटेड? फाइनल हो जाता भी। चलो सर, एक मैंने घर के लिए होमवर्क दिया था, उसमें हो सकता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में कोई मसला आया हो, लेकिन उससे पहले जरा मेन टाइम जरा पहले लगाएं और क्वेश्चन माइंड में डिस्कस करता हूँ। जो घर के लिए होमवर्क था उसमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 3 तरह चीजें दी हुई थी, मैं बता देता हूँ। आप लोग फिलहाल इस तरह करें, वहीं जाए जहाँ हॉर्नबिल वाला क्वेश्चन था, उसमें एक 7.3 ढूंढेगा। ये फाउल लिमिटेड वाला जरा पढ़ना शुरू कर, मैं जरा पढ़ूं।
मिल गया क्वेश्चन? जी सर, इसके बाद प्लीज स्टार्ट करें। कल क्या था होने में कंप्लीशन डिफरेंट अपने कॉलम, इसमें यूनिट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट पता पर यूनिट है। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ आउटपुट जो लिखा हूं ना, कॉस्ट एलोकेशन की डिवाइड है, ये साथ लिखा हूं। इवैल्यूएशन ऑफ आउटपुट मींस कॉस्ट एलोकेशन। जो पर यूनिट आ जाएगा, यूनिट्स आ जाएंगे, उनकी बेसिस पे अमाउंट्स डिटरमिन करनी है, ठीक है। और फाइनली क्या बनाना है? प्रोसेस अकाउंट बनाना। अब प्रोसेस अकाउंट ही सेम रख के रखी करें सारे, बाकी फिर देखते हैं साथ। Power Limited manufactures two joint products X and Y from a single production process. थोड़ा सा joint by product भी बीच में आएगी। कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे? Raw material Benz is added at the underlying crane. प्रोडक्ट्स के नाम है X and Y और एक रॉ मटेरियल बेंज के नाम से इस्तेमाल हो रहा है, जो किस वक्त ऐड किया जाता है? देखिए, शायद एक नॉर्मल सी सिचुएशन भी है कि सबसे पहले मटेरियल ही लगता है, मटेरियल ऐड होता है, बाकी काम बाद में शुरू होता है, ठीक है। लेकिन बार ये मेंशन क्या किया हुआ इसका, क्या सबसे पहले लगता है? इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड व्हेन द यूनिट्स आर 50% कंप्लीट। ये जरा और एक नई चीज है, लेकिन इसके सिंपल ट्रांसलेशन जरा कर दें। इंस्पेक्शन से मुराद चीजों को देखना कि सही है या गलत है, सही है खराब है, ऐसे ही। तो इंस्पेक्शन कब की जाती है? जब यूनिट्स 50% कंप्लीट हो जाते हैं। अगली लाइन, expected loss from rejection is estimated at 10% of the tested units. इस चीज की परसेंटेज है, एक्सपेक्टेड लॉस है परसेंटेज, किसकी बेस पे है? 10% ऑफ द टेस्टेड यूनिट्स की बेस। क्या चीज किसका कितने परसेंट है? एक्सपेक्टेड लॉस टेस्टेड यूनिट्स का 10%। अगर 100 यूनिट्स टेस्ट होंगे तो इसका मतलब है 10 एक्सपेक्टेड है कि खराब निकलेंगे। इस 100 कहां से मुझे पता चला? नहीं सर जी, समझे 100 10% मैथमेटिकली सिंपली मींस 10/100 लिखे इसके साथ। और ये ना करिए कि मुझे पता, ये अब्दुलरहमान दरवाजा बंद। बस सर, अब इसी तरह की चीजें फाइनल करने वाली रहती हैं, बाकी तो अब रिपीट होगा। देखिए भाई, हम पिछले क्वेश्चन अगर रिकॉल करें और मैं आपके सामने लिखूं 10% लॉसेस, एक्सपेक्टेड लॉसेस 10% ऑफ इनपुट। कभी इसका वर्ड सुने आपने? अब इससे क्या मुराद है? नहीं, बैंक छोड़े, बैंक सेंस छोड़े। 10% मतलब है 10/100। तो अब बेस किसको रखा हुआ? जैसे होता था मार्कअप मार्जिन किस जमाने में? 20% ऑफ सेल्स, 10% ऑफ कॉस्ट। अगर मैं 10% ऑफ कॉस्ट कहूं तो व्हाट इज 100? कॉस्ट की बेस पे बता रहा हूं। अगर मैं कहूं 10% ऑफ सेल्स तो मैं सेल्स की बेस पे बता रहा हूं। तो 10% ऑफ इनपुट में व्हाट इज 100? अगर 100 यूनिट्स इनपुट थे तो 10 यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड के लॉस होंगे। एक क्वेश्चन नंबर 6 किया था, अगर ढूंढ सकें एक मिनट। याहिया के नाम से लॉस के एंगल से देखो।
उसमें जरा लॉस की परसेंटेज ढूंढेंगे 5% क्या 5% ऑफ आउटपुट व्हाट इज द मीनिंग 5% सर सर जी नहीं 5% का मतलब है 5/100 बस ये बात यही खत्म करें मैं 10% कहूँ मैं 100% कहूँ मैं 50% कहूँ परसेंटेज का मतलब होता है 100 किसको 100 रखा हुआ ये आगे पढ़ के पता चलेगा तो अब क्या अगर 100 है तो क्या 5 अब अगर आउटपुट 100 है तो लॉस 5 तो ये हमारी चॉइस नहीं है कि बेस क्या है ये चॉइस किसकी है एग्जामिनर की हाँ यकीनन शुरू के सवालों में कभी कभी हमें परसेंटेज गिवन नहीं होती थी सवाल नंबर 2 देखेंगे सॉरी परसेंटेज गिवन होती थी बेस नहीं बताई होती क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढना जरा XYZ वाले 5% 6% शायद समथिंग 10% में भी वो आखिरी लाइन में दिया लेकिन ये नहीं बताया हुआ था किसका बताया हुआ था तो ठीक है नहीं बताया था वहां फिर हमने एक assumption ली थी कि इनपुट का यार ना करेगा एक नोट टीचर लिखा हुआ था रिक्वायरमेंट क्या नहीं बताया हुआ था बेस नहीं बताई हुई थी कि किसकी बेस पे ये परसेंटेज है तो ठीक है वो क्वेश्चन साइलेंट था देयरफॉर हमने उसे इनपुट वो अज्यूम किया था लेकिन अगर क्वेश्चन बता रहा हो तो फिर क्वेश्चन के मुताबिक ठीक है सर तो अभी दोबारा प्लीज को कुछ नहीं सोचना कोई इधर उधर नहीं जाना सिंपल ट्रांसलेशन करनी इसमें क्या चीज अगर 100 है तो क्या चीज 10 है आज वो वर्ड नहीं यूज कर रहा ना वो इनपुट कह रहा ना आउटपुट कह रहा आज वो क्या वर्ड यूज कर रहा है तो आज हमने ये सोचना है कि टेस्टेड यूनिट्स क्या चीज होती है लेकिन बहरहाल टेस्टेड यूनिट्स स्टोरी बना सकते हैं जहन में जिन यूनिट्स को चेक किया जा रहा है अच्छा इस पिछली लाइन में एक वर्ड इंस्पेक्टेड आया है इंस्पेक्शन इंस्पेक्टेड टेस्टेड ये वर्ड्स फर्क तो महसूस हो रहा है लेकिन जरा एक मिनट रुक के सोचना इंस्पेक्टेड यूनिट्स या टेस्टेड यूनिट्स अगर मैं कहूँ इसमें कोई डिफरेंस होगा हाँ ठीक है पीछे वाली लाइन को जरा दोबारा पढ़िए इंस्पेक्शन वाली को इंस्पेक्शन स्टेज के इसका क्या मतलब है इंस्पेक्शन स्टेज यूनिट्स को चेक कब किया जाता है मतलब वो ये बता रहा है इंस्पेक्शन स्टेज के है किस वक्त ये देखा जाता है कि लॉस हुआ या नहीं तो ये है इंस्पेक्शन स्टेज इंस्पेक्शन स्टेज आगे क्या बता रहा है इंस्पेक्शन स्टेज पे शायद एक्सपेक्टेड ये है तो जो यूनिट्स इंस्पेक्ट होंगे या टेस्ट होंगे इंस्पेक्शन स्टेज पे जब यूनिट्स टेस्ट होंगे तो ये एक्सपेक्टेड है कि 10% यूनिट्स जो टेस्ट होंगे उनमें से खराब निकले ये एक्चुअल लॉस है एक्सपेक्टेड लॉस है एक्सपेक्टेड लॉस है तो एक्सपेक्टेड लॉस का मतलब होता है अब नॉर्मल लॉस आगे चले सर वही होता है जो आप कह रहे हैं जो रिजेक्टेड यूनिट्स होंगे उसमें से एक्सपेक्टेड लॉस फ्रॉम रिजेक्शन रिजेक्शन में से एक्सपेक्टेड ये होगा हो सकता है कम ज्यादा हो गया रिजेक्शन रिजेक्टेड खराब यूनिट्स में से एक्सपेक्टेड ये है और एक्चुअल रिजेक्शन डिफरेंट हो सकती है ये एक्सपेक्टेड रिजेक्शन है एक्चुअल नहीं ये देख लेना सीधा एक्सपेक्टेड रिजेक्शन एक्सपेक्टेड लॉस फ्रॉम रिजेक्शन रिजेक्शन में से एक्सपेक्टेड ये सर वो तो सवाल पढ़ के पता चला हो सकता है इतने ही हुए हो सकता है ज्यादा हो गए हो सकता है कम हो गया लेकिन रिजेक्शन में से एक्सपेक्टेड ही है अगर इतने ही निकला है तो ये एक्चुअल होगा कम ज्यादा निकला है तो बैलेंस पे कराएंगे फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ एक मंथली डेटा है मई 2003 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अब स्टोरी बनाते हैं जरा लेजर के फॉर्म में अपने जहन हाउ मेनी यूनिट्स मटेरियल कितना कन्वर्जन कितनी ये कस्टम वेटेड एवरेज से हो जाएगा कस्टम वेटेड एवरेज से हो जाएगा सर वजह किस चीज का ब्रेकअप है जी किस चीज का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट का ब्रेकअप अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट कंपोनेंट आगे चलो
कॉस्ट फॉर द मंथ दी हुई मटेरियल कन्वर्जन किस साइड पे लिखेंगे लेजर में? ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स प्रोडक्ट एक्स वाई, दो प्रोडक्ट्स बन रही थी। लॉस ड्यू टू रिजेक्शन, हाईलाइट करें समझ, ये क्या है? लॉस ड्यू टू रिजेक्शन, रिजेक्शन की वजह से लॉस, लॉस ड्यू टू रिजेक्शन, रिजेक्शन की वजह से लॉस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने यूनिट्स हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आर अंडरलाइन 75% कंप्लीट। किसके एंगल से? जब बहुत से हमने पिछले क्वेश्चंस के साथ ना इसको लिंक करना है, ये जो बातें अभी होने लगी हैं इधर आपने प्लीज में रखनी है। किसके एंगल से सर? ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 75%। एक सेकंड के लिए क्वेश्चन नंबर 7 ढूंढे जो कल किया क्वेश्चन ढूंढ। और मिल घलवा ने रजिस्टर में किया है, उसका यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 जो बोर्ड से देख के लिखा था उसकी बात हो रही है। इसमें तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन बोला नहीं, सॉरी कल नहीं परसों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 वाले, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसके एंड में चले जाए, वहां लिखा हुआ है 3/4 कंप्लीट एंड 1/4 कंप्लीट। क्या मुराद ली थी हमने कंप्लीट से? हमने मुराद इससे ली थी, क्वेश्चन देखा था इसमें ऊपर जाए डाटा में मटेरियल भी था, लेबर ओवरहेड्स भी थे, ऐसी था। तो कंप्लीट से हमने ये समझा था कि सिंपली कंप्लीट मींस मैन्युफैक्चरिंग के एंगल से कंप्लीट। देखो अपना आंसर देख लें, अपना रजिस्टर का आंसर देखना ज्यादा बेहतर है। कौन सा सवाल देख रहे हैं? 8 का आंसर देखें। कर मैन्युफैक्चरिंग के कॉलम बनाया था सर इक्वल यूनिट्स, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग के एंगल से कंप्लीट? यस सर, मैन्युफैक्चरिंग 1/3 कंप्लीट, 3/4 कंप्लीट। वो देखा यूनिट्स का ब्रेकअप हुआ नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इसी से ऊपर उससे मटेरियल लग नहीं रहा था, सेकंड प्रोसेस था, फर्दर मटेरियल नहीं लग रहा था। तो क्वेश्चन भी देख सकेंगे, कन्वर्जन के एंगल से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का बस पता था, ओपनिंग का तो पता ही नहीं था। तो वहां क्या लिखा था? लेबर ओवरहेड्स के एंगल से। अगर सेंटेंस पे ढूंढ सके कुछ प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख रहे हैं प्लीज, ऑप्शनल तो नहीं महसूस करें इस बात को। वन हाफ कंप्लीट एज टू लेबर ओवरहेड्स, तो वहां मटेरियल था ही नहीं, तो कन्वर्जन था ही। लेकिन इस वक्त जो हमारा वर्ड यहाँ आ गया, ये शायद क्वेश्चन नंबर 8 से ज्यादा मिलता जुलता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वापस आना, मटेरियल लग रहा था, लेबर लग रही थी, ओवरहेड्स लग रहे, उसने कहा था, उसने क्या कहा था? कंप्लीट। हमने डेफिनेटली क्या सही समझा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैन्युफैक्चरिंग के एंगल से कंप्लीट। आप जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखें, क्वेश्चन वही रखे सामने, जरा जो इस वक्त सवाल करें वो बोर्ड पे नजर आ रहा है। यहाँ वर्ड्स क्या हैं? यहाँ भी वर्ड्स क्या मिले हैं सर? कंप्लीट। लेकिन सर ये ऐसी चीज मिली है जो वहां नहीं थी, वो मैं दिखाता हूँ। इसके जो फर्स्ट लाइन थी सेकंड पैराग्राफ की, ये एक नई चीज है। रॉ मटेरियल कब ऐड हो जाता है? एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। तो अब 75% कंप्लीट तो ठीक है, अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन ऊपर आए जरा वापस, ये 15,000 यूनिट्स ज़हन में रख के जरा रॉ मटेरियल वाली लाइन पढ़े। क्या रॉ मटेरियल शुरू में लग जाता है? ये कैसे पता चला? हम हमेशा शायद अज्यूम करेंगे अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं कि खर्चे इवनली होते हैं। इससे क्या मतलब हुआ? खर्चे 7 होते हैं, ऐसे ही। मसलन आपको बताया हुआ था 1/4 कंप्लीट, 3/4 कंप्लीट। हमें क्या मतलब समझेंगे सिंपली कि अगर 1/4 कंप्लीट है तो 25% तक खर्चा हुआ होगा, 25%, अगर 75% कंप्लीट है तो 75% हुआ होगा। जितने कंप्लीट है उतने ही कॉस्ट इंकर हुई है।
लेकिन अब अगर इस मटेरियल वाली लाइन को पढ़ा जाए तो मटेरियल लग ही कब जाता है, एट द बिगनिंग। तो अब जरा इसको के ज़हन में रख के दोबारा सेंटेंस नंबर 1 पढ़ा जाए तो वहां वो कहता है 75% कंप्लीट। तो क्या मटेरियल के एंगल से भी 75% कंप्लीट? वहां जरा देखें क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि मटेरियल कब लगता है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे अगर हमें नहीं पता कि वो भी साथ साथ लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 में जाए जरा एक मिनट, सवाल देखें सवाल। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ढूंढे, उसमें कितने यूनिट्स हैं? 16 था। इसके नीचे एक ब्रैकेट लिखी हुई है। ये वो सवाल था जहां हमें पता नहीं था कि मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन के, और यहाँ सिर्फ किसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन उसने बताई थी। अगर ये सेंटेंस में ऐसे बोलूं 75% कंप्लीट बस, तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 कितना हो जाएगा? 75% कंप्लीट से क्या मतलब? मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। ये क्या कहता है 75% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, और किसका नहीं बता रहा, तो वो हमने अज्यूम किया था कि 100%। लेकिन अब दोबारा क्वेश्चन नंबर 8 में जाए, वहां हमने मटेरियल को भी 1/3 1/4 और 3/4 क्यों कंसिडर किए? व्हाट आर द वर्ड्स, 1/4 3/4 कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? नहीं मतलब वो गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में और 8 में क्या फर्क है? वहां वो कन्वर्जन की परसेंटेज बता रहा है और मटेरियल के एंगल से साइलेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 वो कंप्लीट की बात कर रहा है, ना कन्वर्जन का वर्ड यूज कर रहा है, ना मटेरियल का वर्ड यूज कर रहा है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर कीजिएगा प्लीज, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। 6 दोबारा देखें, मैंने क्यों कहा मटेरियल 100% है? कन्वर्जन के एंगल से उसने बता दिया, मटेरियल के एंगल से क्वेश्चन साइलेंट है। देयरफॉर मटेरियल बाय डिफॉल्ट भी अज्यूम कि 100% लग जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मली शुरू में लगता है। अब आए जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखो, यहाँ क्या लिखा नजर आ रहा है? पॉइंट नंबर 75% कंप्लीट अगर देखेंगे हम यहाँ तक, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जैसी बात है ऐसे ही। लेकिन अगर सेकंड लाइन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ देखें तो वहां एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं है। क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है? क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ कि बताया गया है कि मटेरियल शुरू में ही लगता है? ये क्वेश्चन नंबर 6 से कोई डिफरेंट है? क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 से कोई डिफरेंट है? यस, वर्ड्स डिफरेंट है, लेकिन शायद नेट इफेक्ट सेम हो रहा है। क्या वर्ड्स डिफरेंट है? कंप्लीट, कन्वर्जन, वर्ड्स तो फर्क है, लेकिन वहां मटेरियल के एंगल से क्वेश्चन साइलेंट था। यहाँ शायद मटेरियल के एंगल से वो बता रहा है कि वो लगता ही शुरू में। यहाँ साइलेंट है मटेरियल के एंगल से, या मटेरियल के एंगल से वो बता रहा है कि शुरू में लगता है। तो अगर शुरू में लगता है तो फिर 75% ही तो लगा होगा अभी तक। तो अब काइंडली जरा बता देंगे फिर इस कंप्लीट से क्या मुराद देंगे हम इस क्वेश्चन में? नहीं वापस आए जरा, वापस आए, नहीं इस तरह नहीं आए जरा, एक सेकंड कोई बात लिख लेता हूँ, आ जाए वापस इस पे। जी सर, ये अभी 75% कंप्लीट लिखा हुआ, इसमें बताएं मटेरियल के एंगल से कितना? वो कहाँ से पता चला? वो फर्स्ट लाइन से, तो मटेरियल के एंगल से 100% और कन्वर्जन के एंगल से 75%। अगर कौन सी लाइन ना होती तो 75% कंप्लीट मींस विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, रॉ मटेरियल इज नॉट एट द बिगिनिंग। अगर ये लाइन ना होती तो वी अज्यूम के खर्चा इक्वली साथ साथ लगता है, थ्रू आउट द प्रोसेस खर्चा होता है। जी मैंने 5 मिनट काफी बोला है, किसी को समझ आई मैं बोला कि? लेकिन अब यही हमारे अगले 2-3 दिन में काम रह गए हैं, उनमें क्या किया, उसमें क्यों किया, ये क्या किया, वो क्या किया, तो प्लीज ये सही डिफरेंसेस क्लियर रखने हैं। ये एनी कंफ्यूजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज? ये चले फिर आगे, आपकी तो नहीं कोई कंफ्यूजन?
Second point, sir. Normal loss is sold as a scrap at the rate of normal loss की recovery value. Number 3, production costs are allocated to joint products on the basis of joint products. याद है सर? Joint products को cost allocate करने के 3 तरीके हैं. Number 1, physical quantity method, Taylor accepted a point, and NRV method. शायद पहला वाला है, weight of output. तो इसका फिर क्या होना है? कुछ नहीं इंशाल्लाह होना, आराम से होगा, तो टेंशन ऐसे लीजिए. कंपनी यूजेस वेटेड एवरेज मेथड. पॉइंट नंबर 1 देखें. पॉइंट नंबर 1 दोबारा एडिशनल इंफॉर्मेशन का, ये वैसे FIFO से भी हो सकता है. करना किस मेथड से सर? इनका FIFO से हो सकता है. वेटेड एवरेज से कब हो जाता है? ओपनिंग अमाउंट का ब्रेकअप हो, और ओपनिंग की परसेंटेज अगर अवेलेबल हो तो FIFO से भी हो जाता है. लेकिन डेफिनेटली अगर एग्जामिनर कहे तो फिर वैसे ही होता है जैसे होना चाहिए. ठीक है. एक तरफ फिगर मैंने सर्कल लगाई हुई है, ये लॉस वाली, ये मूवी मेरे को सेटिंग सही कर इसमें. ये लॉस ड्यू टू रिजेक्शन, इसको हाईलाइट रखना है जरा. हाँ, प्रोसेस अकाउंट बनाए. बल्कि इस तरह अगर एग्जामिनर ने अब डी रिक्वायरमेंट के तौर पे प्रोसेस अकाउंट मांगा तो फर्स्ट 3 रिक्वायरमेंट्स के लिए एक पहले एक पूरा पेज छोड़ना, आगे पीछे 2 पेजेस में, थर्ड पेज पर. Start preparing a process account. Company name करके देखो, Pal Limited. नहीं, वर्किंग नहीं, रिक्वायर्ड है सर. मैंने कहा पहले 2 पेजेस छोड़ दें पहले, लेकिन यही रिक्वायरमेंट कर पाएंगे हम. कभी भी हम डायरेक्टली इक्विवेलेंट यूनिट्स की ट्राई नहीं करेंगे, कॉस्ट एलोकेशन सीधी नहीं शुरू कर सकेंगे. हो सकता है हम कर सकते हो, लेकिन गलती का खतरा रहेगा. तो प्रोसेस अकाउंट चाहे वो रिक्वायर ना भी करे, वर्किंग में बनाए, और अगर एंड में रिक्वायर करे तो स्पेस डेफिनेटली छोड़ के अपने पहले रिक्वायरमेंट डी करें. ठीक है. तरतीब डेफिनेटली एग्जामिनर की फॉलो करें जो इस तरीके से वो मांग रहा है. लेकिन अगर आप महसूस करें कि हमें पहले कुछ और बनाना, तो ठीक है, स्पेस छोड़ के बना लें. इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल शुरू कहां से होता है? हम प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड देख रहे होते हैं. देख रहे, सोचो. Yes, sir, you try to arrange the data. Any brought down? How many units? Amount 90,000 लिखो या 25,000? 115. इसका ब्रेकअप करके अपने सामने रखें. 90,000, 25,000. ये प्रोसेस 1 बना रहे हैं या प्रोसेस 2 बना रहे हैं? ज्वाइंट प्रोसेस बना रहे हैं ना, कहीं यार. फर्स्ट लाइन बड़े सर आराम से पढ़े. हम ज्वाइंट प्रोसेस नहीं बना रहे. एक सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस में से ज्वाइंट प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, जो शायद यही एक प्रोसेस है. ऐसे सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस में ही चीजें बन जाती हैं. क्या इसी में इनपुट होती हैं और इसी से फिनिश गुड्स हो जाती हैं? तो प्रोसेस एक ही है. सेकंड है, सब्सिक्वेंट है. ये फर्स्ट है और एक ही है, पहला ही है, पहला और आखिरी भी है. यहीं से फिनिश गुड्स बने.
हाँ, इसी प्रोडक्शन प्रोसेस में दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, प्रोसेसेस दो नहीं है, प्रोडक्ट्स दो, इसी एक प्रोसेस में दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ये बात मैंने इसलिए बोली है कि शायद अब मटेरियल इनपुट ही होगी या प्रीवियस डिपार्टमेंट से भी कुछ आना ढूंढने, फर्दर इनपुट कितनी है, फर्दर इनपुट यूनिट्स पे है, यूनिट्स नहीं है लेकिन अमाउंट है 547 125 यूनिट्स बता नहीं रहा आ जाएंगे सर, अल्लाह मालिक है सर, अब नहीं बता रहा, क्या करें, परेशान होने की जरूरत नहीं, जो अवेलेबल है वो तो लिखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो है वो तो लिखें। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम इस सवाल को यहीं छोड़ दें, वो तो है ही नहीं, अल्लाह मालिक है, जो है वो तो लिख के देखें, और ऐसे किसी कंक्लूजन पर जंप लगाने की जरूरत नहीं कि फिर वो वैसे आ जाएगा, हो सकता है वैसे ही आ जाए। कन्वर्जन कन्वर्जन इक्वल टू 8 लेबर ओवरहेड्स इकट्ठे दिए हैं उसमें, लिखा ही नहीं सर जी, फुल कंसंट्रेट करना आपने क्रेडिट साइड बनवाएगा, फिनिश गुड्स वर्ड लिखूं राइट साइड में, फिनिश गुड्स किस किस नाम से बन रही है, एक्स वाई, कितने कितने 50,000 25,000, और टोटल आउटपुट अगर देखी जाए तो कितनी 75, एक टोटल कर लेना, डेफिनेटली कोई कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन जस्ट टू एम्फसाइज कितने टोटल यूनिट्स बने उसका एक ब्रेकअप, इसे आउटपुट कहा जा सकता है, आउटपुट कहा जा सकता है, यही आउटपुट है सर, फाइनल फिनिश आउटपुट है जी सर जी। अब आया एक और चैलेंज सामने, तरतीब से चले तो आगे एक लॉस आ गया, बताइए इसका क्या करें, ये लॉस ड्यू टू रिजेक्शन क्या है आपके ख्याल में, 12,500 क्या दिया है, ढूंढने सर जी जरा, अपने जेहन में स्टोरी बना, ये क्या है सर, आने दें यार, क्वेश्चन नंबर 8 ढूंढने जरा यार, क्वेश्चन नंबर 8 ही ढूंढने जरा, देखते हैं याद नहीं से यार, क्वेश्चन नंबर 8 बैलेंसिंग यूनिट्स, क्वेश्चन ना भी देखें आंसर देखें, क्वेश्चन नहीं तो आंसर, वैसे बेहतर तो ये रहेगा दोनों इकट्ठे हो, लेकिन एटलीस्ट आंसर, प्लीज 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 रूल देखें, यही रिवीजन है सर, यही फाइनल चीजें बस, कब क्या कब क्यों, एक क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं इस वक्त, क्वेश्चन नंबर 8 में लॉस्ट यूनिट सवाल में देखें 500 लिखा था उसने लॉस्ट यूनिट्स, मैंने इसको नॉर्मल कह दिया, आंसर देखें, नहीं पहले देख लेना कि क्या हुआ, उसने कहा लॉस्ट यूनिट 500, मैंने इस 500 को क्या समझा, नॉर्मल लॉस, क्यों समझा, कुछ कहा था मैंने, नेचर ऑफ लॉस अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल है, ये कुछ मैंने ऐसे वर्ड्स बोले। क्वेश्चन नंबर 7 में जाए, वहां उसने बताया हुआ था कि ये नॉर्मल ही है, वहां उसने कहा हुआ था ये नॉर्मल ही है, उसमें अब्जॉर्ब होना है, तो उसका शायद इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में जाए, क्वेश्चन नंबर 8 ही ज्यादा बेहतर है, 8 में 500 क्या था, मेरे वर्ड सुने, क्या लॉस के यूनिट्स गिवन थे, लॉस के यूनिट्स गिवन थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस नहीं ढूंढना, तो परसेंटेज नहीं दी हुई थी कि कितने परसेंट नॉर्मल लॉस है, तो देयरफॉर जो एक्चुअल लॉस था मैंने अज्यूम किया है कि ये नॉर्मल ही होगा, इंफॉर्मेशन नहीं, फाउल देखें गौर से, बोर्ड से देखो मैं बड़ा कर देता हूँ,
फाउल लिमिटेड क्या नॉर्मल लॉस की कोई कैलकुलेशन की परसेंटेज बताई हुई है? तो क्या वहां से नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकल आएंगे? नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकल आएंगे सर। तो ये 12,500 पर गया, वो 500 दोबारा देखें, वो 500 क्या है एक्चुअल, जब नहीं एकदम जब मेरा ख्याल है वो 12,500 की तरह, 12,500 की तरह वो 500 वो गिवन है, लॉस यूनिट्स गिवन है, लेकिन वहां क्या नहीं है, हम खुद से कोई ऐसी वर्किंग नहीं कर सकते जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कितने परसेंट एक्सपेक्टेड था। देयरफॉर क्या हमने वहां अज्यूम किया कि एक्चुअल ही नॉर्मल के बराबर है, क्योंकि हम और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हमारा परसेंटेज अवेलेबल है तो हम परसेंटेज की बेस पे एक्सपेक्टेड लॉस निकाल सकते हैं, और वो एक्सपेक्टेड लॉस अगर फर्स्ट करें 12,500 के बराबर आ गया तो अपनी पूरा, असल में सेंटेंस पूरा नहीं करते उससे फायदा कुछ नहीं होता। अगर वो इसके बराबर आ गया तो व्हाट डज इट मीन, एक्चुअल एक्सपेक्टेड के बराबर है। अगर वो ज्यादा आ गया तो गेन भी हो जाएगा, ज्यादा वो ज्यादा आ गया, और अगर वो कम आ गया तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम एक्सपेक्टेड लॉस की वर्किंग कर सकें और देन वो एक्सपेक्टेड लॉस इसके साथ कंपेयर कर सकें, और अगर वो बराबर आ जाए तो हम क्या कह देंगे, एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू एक्चुअल। लेकिन अगर डिफरेंस आ जाए तो अब नॉर्मल लॉस भी आइडेंटिफाई हो सकता है और अब नॉर्मल गेन भी आइडेंटिफाई हो सकता है। एक सेकंड वापस आते आते दोबारा बता दें, मैंने 500 को पहले क्या समझा और फिर क्या ना होने से मैंने क्या समझा, वो एक्चुअल लॉस है, वो एक्चुअल लॉस है, लेकिन कोई और इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से ये वजीम कि वही एक्सपेक्टेड भी होगा। आ जाए ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? अब दोबारा एक दफा मुझे बोल दें 12,500 यूनिट्स क्या है। अब आपसे एक अगला सवाल पूछने को जिससे सारा मुझे पता चल जाना कि अभी तक हम कहाँ खड़े हैं। बताएं ये एक्चुअल लॉस मैं प्रोसेस अकाउंट में कहाँ लिखूं? मैं ये एक्चुअल लॉस कहाँ लिखूं? अगर वो परसेंटेज ऊपर ना होती तो मैं ये एक्चुअल लॉस ऐसे अगर लिख देता तो आप इतराज तो ना करते? सर मुझे लिख तो लेने देगा, तो मैं एक जीरो ज्यादा लगा दूं, इतराज होता? मैं पहले लिखते थे। अगर वो ना होता, क्या ना होता, तो 12,500 में ऐसे लिख देता, तो क्या हम क्वेश्चन नंबर 8 ही की तरह सोच रहे हैं? लेकिन मेरे वर्ड्स दोबारा सुने, क्या वी आर इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस। तो एक्चुअल लॉस कहाँ लिखूं? मैं एक अजीब सी बात करने लगा और इंशाल्लाह फिर हम सारे क्वेश्चंस अभी तक किए हैं वो रिवाइज करके फौरन यहाँ तक दोबारा पहुंचेंगे। हमने अगर मैं कहूं कि कभी भी एक्चुअल लॉस इस प्रोसेस अकाउंट में लिखा ही नहीं है, अगर हमें नॉर्मल लॉस की परसेंटेज पता हो तो आप शायद मेरी बात से हैरान होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें। पहला सवाल सिर्फ रजिस्टर चाहिए, रजिस्टर का कैस्ट्रोल से शुरू करें और जहां तक पहुंचे वहां तक आ जाए। हमने प्रोसेस अकाउंट्स देखने हैं। जी देख साहब, ये बेटा अभी फाइनल करना चाहिए। कैस्ट्रोल में प्रोसेस 1 देखें और पहले मेरा सवाल सुनना है, पहले फिर जवाब देना। यकीनन कुछ चीजें आपके जहन में आ चुकी होंगी, अच्छी बात है, लेकिन प्लीज पहले क्वेश्चन। प्रोसेस 1 में एक्चुअल लॉस बताएं कितना? 700 है, जो कहीं नहीं लिखा हुआ। ब्रेकअप लिखा हुआ 600 एक्सपेक्टेड था, 100 अबव एक्सपेक्टेड था, टोटल लॉस 700। तो 700 कहीं नहीं लिखा हुआ इकट्ठा, उसका ब्रेकअप लिखा हुआ। प्रोसेस 2 देखें। प्रोसेस 2 रजिस्टर देखा जा रहा है, कौन देखेगा? व्हाट इज द एक्चुअल लॉस? 300 कहीं नहीं है, 430 एक्सपेक्टेड था, 130 नहीं हुआ था, एबनॉर्मल गेन है। कितना एक्चुअल लॉस है? कहीं नहीं लिखा 300।
खुद बनेगा नेट ऑफ होके, एक्चुअल कहीं नहीं लिखा हुआ हमने। जल्दी से प्रोसेस एक्स, नेक्स्ट सवाल जल्दी जल्दी। प्रोसेस एक्स देख के, एक्स बाई जी एक्स देख के एक्चुअल लॉस बोल दो। एक्चुअल लॉस का ब्रेकअप बोल दे। प्रोसेस वाई में चले जाए, एक्सपेक्टेड कितना था 185, 485, एक्चुअल कितना है 300, 300 एक्चुअल इकट्ठा नहीं लिखा हुआ, ब्रेकअप लिखा हुआ। जी प्रोसेस जी एक्चुअल लॉस आई थिंक 170, 71 एंड 99। थोड़ा सा बड़ा जंप लगा लें, क्वेश्चन नंबर 6 जोड़ें। क्वेश्चन नंबर 6 प्रोसेस अकाउंट। एक्चुअल लॉस 8000 का ब्रेकअप एट 3000, तो इकट्ठा नहीं लिखा हुआ, एक्चुअल ब्रेकअप लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 कंसंट्रेट कीजिएगा 7 पर। पहले सॉरी 8 किया, पहले 8 पे रुक गए, पहले 8 पे सॉरी, पहले 8 पे आ गए। व्हाट इज एक्चुअल लॉस? 500 ही इक्वल टू नॉर्मल बिकॉज नो अदर इंफॉर्मेशन। 500 ही इक्वल टू द नॉर्मल बिकॉज देयर वाज नो अदर इंफॉर्मेशन कि हम उसे कोई कैलकुलेट कर सकें। assumed it as such. क्वेश्चन नंबर 7 3000 क्या और क्या है? ये इसने बताया भी था कि नॉर्मल है और इसके अलावा कोई हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगी नहीं, बल्कि उसने शायद कहा था क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने कहा था बैलेंसिंग इज लॉस्ट। ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है, मतलब ढूंढिएगा जरा, एक बैलेंसिंग फिगर ही निकाली है। ये बैलेंसिंग इज लॉस्ट और इसकी कॉस्ट वो कह रहा था अब्सॉर्ब करनी है रिमेनिंग में, देयरफॉर एक्चुअल नॉर्मल के बराबर था। तो हमने कभी एक्चुअल लिखा है? शायद तभी लिखा है अगर उससे ज्यादा कम ना हो तो नॉर्मल एक्चुअल के बराबर है, अदरवाइज हमने जहां तक हो सका हमेशा ब्रेकअप लिखा। तब आ रहे दोबारा वापस में। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट किया सर इस बहस में सर? जी डियर 12500 फाइनल बता दे, फिर कहाँ लिखो? कहीं नहीं लिख सकता, अभी कहीं नहीं लिख सकता। लेकिन आपको एक चीज पता, मेरी बात बड़ी गौर से सुनिए, बोर्ड में देखना कि ये जो 12500 है, ये तो कंफर्म है ना 12500 एक्चुअल लॉस है। फर्स्ट करें फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, बाकी तो फिगर्स इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। लेट्स अज्यूम एक्सपेक्टेड लॉस आ जाए 10% की बेस पे, तो 11,000। लेट्स अज्यूम को 11,000 एक्सपेक्टेड लॉस आ जाए, ये कितना? ये क्या है? तो 11,000 अगर एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस है तो 1500 फिर क्या होगा नॉर्मल लॉस? क्या सम यही होगा लॉस का? अगर एक्सपेक्टेड लॉस आ गया 12,500 तो अब नॉर्मल कितना होगा? अगर एक्सपेक्टेड लॉस आ गया 12,500 तो अब नॉर्मल कितना होगा? 0। नहीं, अरे नॉर्मल क्या होता है? ओवर एंड अबव नॉर्मल। नॉर्मल लॉस कैसे कहते हैं? दोबारा अगर 11,000 यूनिट्स आ गए नॉर्मल लॉस में तो 1500 क्या होगा? क्लियर है? अगर 12,500 ही एक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेट हो गया तो व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? नथिंग। क्या इज इक्वल टू क्या? नॉर्मल इज इक्वल टू। अगली बात कंसंट्रेशन। अगर 15,000 हो गया एक्सपेक्टेड लॉस, हमारी कैलकुलेशन से सपोज 15 आ गया, 15,000 क्या आ गया एक्सपेक्टेड, ये क्या है एक्चुअल, तो 2500 क्या बनेगा एबनॉर्मल गेन। इन अदर वर्ड्स क्या लॉस 12,500 ही है? वैसे हमने शायद बस इसी का ब्रेकअप बनाना,
और ब्रेकअप करके अपने लेजर में लिखना। और ब्रेकअप कैन बी कि नॉर्मल प्लस सब नॉर्मल, हिम्मत हिम्मत, नॉर्मल लॉस प्लस abnormal loss, और ब्रेकअप कैन बी नॉर्मल लॉस माइनस abnormal, और लास्ट कैन बी नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस। ये बातें हो रही है, कोई एक नहीं समझ रही। लॉस को छोड़े और देखें डेटा है कुछ ऐसा ही जाना चाहिए। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स 10 इकट्ठे हो जाते। ये 3-4 लाइनें बीच में रख दीजिएगा, लॉसेस आना। ये यहां तक मैंने लिखा है, एक नजर रिवाइज करना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाकी डेफिनेटली जो मैंने गेन लॉसेस की बात की है मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। सर अभी से स्टार्ट ये गेम बाकी किसी फिगर में कोई कंफ्यूजन? चलो आगे। अब सर जी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लेजर देखें जरा एक मिनट, बाकी बड़ा डाटा पढ़ ले नीचे, अभी फर्दर कोई यूनिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं, रिकवरी वैल्यू है, वेटेड एवरेज मेथड दिया हुआ है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, और कॉस्ट की एलोकेशन है। कॉस्ट आएगी तो एलोकेट होगी। अच्छा ये पता कि कॉस्ट आएगी तो एलोकेट होगी वेट ऑफ आउटपुट की बेस पे, तो कॉस्ट अभी आएगी तो देखेंगे। तो इट मींस एडिशनल इंफॉर्मेशन में अब यूनिट्स के एंगल से कोई फर्दर डाटा नहीं है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि अभी लॉस भी आना है, नॉर्मल लॉस भी आना है परसेंटेज से, वो तो रिकवरी वाली छोड़ देंगे, वो डेफिनेटली आना है। और फिर हो सकता है कोई बैलेंसिंग फिगर, अब नॉर्मल लॉस भी आना हो, अब यहाँ पे नॉर्मल गेन आना हो। और फिर अगर मैं आपसे कहूं कि इनपुट यूनिट्स भी मिसिंग है, नहीं अब क्या क्या बैलेंसिंग निकालेंगे? फिर आखिरी मेरा सवाल ये है कि बैलेंसिंग निकालना क्या क्या? नहीं मतलब पहले ये देख रहे ना, मतलब नॉर्मल लॉस के सामने भी यूनिट्स आने हैं, और हम ये नहीं कह सकते, लेकिन ये कंफर्म है कि या बैलेंसिंग फिगर अगर आई तो अब नॉर्मल लॉस होगी, ये भी हो सकता है कि नॉर्मल लॉस भी हो और नॉर्मल गेन भी हो, या लॉस एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा और कम भी हो सकता है, दोनों एट अ टाइम। या क्या होगा या क्या होगा, या ये होगा या वो होगा। तो इस वक्त काफी सारी फिगर्स मिसिंग है, और इनपुट भी मिसिंग है, लॉसेस भी मिसिंग है और इनपुट भी मिसिंग है। डेफिनेटली सब कुछ बैलेंसिंग तो नहीं आ सकता, ठीक है सर। पर एक प्रॉब्लम अब और क्या है, ऊपर जाए जरा फर्स्ट लाइन में, सॉरी सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में, वो कहता है 10% ऑफ टेस्टेड यूनिट्स। अब टेस्टेड यूनिट्स क्या चीज है जिनको इंस्पेक्ट किया गया? अब अभी सिर्फ हमें ब्रॉड डाउन यूनिट्स पता है कि ड्यूरिंग द ईयर को इनपुट के यूनिट्स भी तो हो सकता है टेस्ट हो गए, तो अब हमें ये भी नहीं पता कि इन टेस्टेड यूनिट्स कितने। हो सकता है ब्रॉड डाउन भी टेस्टेड हुए हो, टेस्टेड समझ आती है, टेस्टेड चेक हुए हो। और क्या ये भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर के कुछ यूनिट्स भी इनपुट के तौर पे आए हो और वो इंस्पेक्शन स्टेज तक आ गए हो? जरा इंस्पेक्शन स्टेज होने जरा तो 50% कंप्लीट स्टेज पे आ गए और उनकी भी टेस्टिंग हुई हो। तो हमारे सामने भी ये भी सिचुएशन है कि कितने यूनिट्स इनपुट है, तो टेस्टेड यूनिट्स भी अभी फाइंड आउट करना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत कुछ पॉसिबल है। और वो बहुत कुछ में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर वही है जो हमारे सामने, ये 12,500 पे बात है। ठीक है, ये जो 12,500 यूनिट्स हैं, एक दफा फाइनल बोलने ये क्या है। अब मेरी बात जरा फुल कंसंट्रेशन सुना था। देखिए सर, सिनेरियो 1 फॉर एग्जांपल नॉर्मल लॉस, फॉर एग्जांपल डेफिनेटली वर्किंग करनी है, जस्ट आपको समझाने के लिए चंद बात है। 10,000, तो क्या ये कंफर्म है कि इन दोनों का सम
12,500 ही होगा। ये किसका मैंने ब्रेकअप कर दिया डेफिनेटली करके, मैं नहीं कह रहा 10,000 यूनिट्स है, सपोज आप कह सकते हैं 11, मैं क्या कह दूंगा कि देयरफॉर 1500 है, आप कह सकते हो 12,000 है, मैं क्या कह दूंगा 500 है, आप वो भी कह सकते हैं जो मैंने भी कहना है, मैं वो बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिचुएशन है कि बैलेंसिंग फिगर नॉर्मल लॉस है, तो क्या अब मैं अपनी लेजर को बैलेंस कर सकता हूँ? क्या अब मैं लेजर को बैलेंस करके इनपुट यूनिट्स निकाल सकता हूँ? यार नॉर्मल गेन भी तो आ सकता है, इस केस में नहीं आ सकता। अगर नॉर्मल लॉस टोटल लॉस से कम है, बोलेंगे सेंटेंस क्या बोला मैंने, तो फिर अब नॉर्मल गेन नहीं है और ये लेजर बैलेंस हो जाए। हाँ आप ये कह सकते हैं कि नहीं भाजन ऐसे नहीं कि नॉर्मल लॉस तो 15,000 है, 14,000 फॉर एग्जाम्पल। नॉर्मल लॉस आना कैसे परसेंटेज से, तो सपोज आप कह सकते हैं कि परसेंटेज से ज्यादा भी तो आ सकता है, किससे ज्यादा, किससे ज्यादा, किससे ज्यादा, किससे ज्यादा, तो आपको पता मैं क्या कह दूंगा, मैं फिर ये कह दूंगा कि यार ठीक है अगर 14,000 आप कहते हैं तो आप 1500 एबनॉर्मल गेन है, और आपको ये पता है इवन देन 12,500 ही नेट इफेक्ट है। नेट इफेक्ट कैसे, 14,000 में अगर 1500 जमा किया जाए तो 15,500 बनता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमको डॉक्टर से है नहीं, 12,500 नेट इफेक्ट 12,500। तो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन हो, क्या 12,500 ही का क्रेडिट साइड पे इफेक्ट आना है, ये हिम्मत करेगा। क्या 14,000 क्रेडिट साइड पे अगर है और 15,100 डेबिट साइड पे है, तो इसका नेट इफेक्ट अभी भी 12,500 ही है, किस साइड पे। हाँ आप ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं ये 15,000, तो देयरफॉर मैं आपसे पूछ के क्या कह दूंगा कि 2,500 नॉर्मल गेन। तो समझ आती मैं क्या करी जा रहा हूँ। आप ये भी कह सकते हैं, अल्लाह करे आप कह सकते हो, कह तो सकते हैं आप, अल्लाह करे को कह रहा हूँ, आप ये भी कह सकते हैं 12,500 क्या 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 क्या, नो नो नो, नॉर्मल लॉस 12,500, और मैं क्या कह दूंगा कि देयरफॉर ना अब लॉस है अब नॉर्मल ना नॉर्मल। इन एनी केस अगर हम तीनों केसेस को इकट्ठा करें, नंबर वन ये यहीं से नंबर वन कर लेते हैं, नंबर वन नॉर्मल लॉस ही टोटल लॉस है, तो 12,500 यूनिट्स क्रेडिट साइड पे इफेक्ट दे रहे हैं। सेकंड सिनेरियो, अगर नॉर्मल लॉस 12,500 से कम है तो बैलेंसिंग फिगर एबनॉर्मल लॉस है, तब भी 12,500 यूनिट्स का ही टोटल इफेक्ट क्रेडिट साइड का आना है। और लास्ट, अगर नॉर्मल लॉस 12,500 से ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर ने डेबिट साइड पे आके नेट इफेक्ट 12,500 यूनिट्स ही का बनाना है। तो क्या फाइनली हम कह सकते हैं कि क्रेडिट साइड पे 12,500 यूनिट्स ही लॉस आने नेट इफेक्ट यकीन है, लेकिन हमें 12,500 का ब्रेकअप रिक्वायर्ड है, लेकिन क्या टोटल लॉस फाइनली 12,500 ही हमारे लेजर में क्रेडिट इफेक्ट देना है उसमें। तो देयरफॉर अब हम क्या कर सकते हैं, जरा कैलकुलेटर उठाएं। कैलकुलेटर पे लिखें 75,000 क्रेडिट साइड पे, क्या है इसके नाम बोले, फिनिश गुड 75, 10,000 प्लस करें इसके दरमियान में, और 12,500 भी इसमें प्लस करेंगे, क्यों, चाहे क्या क्या हो जाए, चाहे क्या 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 हो जाए, टोटल लॉस 12,500 ही है। ओके लिखें प्लस 12,500। अब ये क्या आ गया, ये क्रेडिट साइड का सम आ गया। तो अब कैसे निकाल सकते हैं हम इनपुट को, डेबिट साइड पे 15,000 है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आई 82,500 क्या आया, नहीं इनपुट यूनिट, ये कैसे आए, वर्किंग लिखे स्पेस बनाया,
सर अगर गेन आ जाएगा तो नेट इफेक्ट 12,500 ही है। आप कुछ है ना, मतलब मैंने कितने और सर जी ध्यान दे उस नहीं, अब हम वो बैलेंसिंग नहीं, हमें हम निकाल, अब वो बैलेंसिंग नहीं आएगी। देखिए किसी एक लेजर में एक ही बैलेंसिंग आ सकती है। अब अगर उसने एक्चुअल लॉस हमें दे दी है, हम एक्सपेक्टेड निकाल लें, तो क्या डिफरेंस, अब हम बैलेंसिंग तो नहीं कहेंगे, हमें जो डिफरेंस उसका पता अब ये क्या है, तो वो जहन में रख के हम कोई और चीज भी बैलेंसिंग निकाल सकते हैं। लेकिन अब अगर हमने ये इनपुट ढूंढ ली है तो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। अगर हमने ये इनपुट अब ढूंढ ली है तो या क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस अब निकालने की पोजीशन में आ गए हम। ये 12,500 से की है इस स्टोरी में, 12,500 यूनिट ही की स्टोरी। ये क्यों मैंने जमा किए 12,500? हमें क्या पता कि एक्चुअल लॉस कितना होना है? हमें पता है एक्चुअल लॉस यही, हमें पता है एक्चुअल लॉस यही है। हाँ, हमें डेफिनेटली क्या चाहिए, इसमें कितना कौन सा वो इसके अंदर ही है। अगर इससे ज्यादा लॉस निकल आएगा तो बैलेंसिंग फिर नहीं हुआ है, और अगर इससे कम निकलेगा तो बैलेंसिंग फिर ज्यादा हुआ। टोटल ये है, ये फाइनल करने, और अगर टाइम लगाना लगा लें। दिस इज टोटल लॉस। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है सर। देन सर जी जब आपके पास तीन चीजें अवेलेबल हो जाए, चलो आगे बढ़ो। देन जब आपके पास किसी लेजर में तीन चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, अब ये फिर गेम शुरू हो रही है। ये डेफिनेटली बड़ा गेन तभी आएगा जब एक्चुअल लॉस जो है, जब एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो ज्यादा होगा और एक्चुअल 12,500 से कम होगा। 12,500 से कम नहीं होगा, एक्सपेक्टेड से कम होगा। प्लीज ये वर्ड सही नहीं है, दोबारा एक बार रिवाइज करें सर। एबनॉर्मल लॉस किसे कहते हैं? लॉस अबव नॉर्मल लॉस। एक्सपेक्टेड से ज्यादा लॉस एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल गेन क्या चीज है? ना करें इससे, अंग्रेजी का वर्ड मेरा पता नहीं क्या समझा। एक्सपेक्टेड लॉस से अगर कम है तो एबनॉर्मल गेन है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा है तब नॉर्मल लॉस है। डेफिनेटली रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस क्या चीज है? एक्सपेक्टेड रिडक्शन इन एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड से ज्यादा है तो क्या है? बल्कि एक सेकंड जल्दी शुरू कर लें। एक्सपेक्टेड क्या होता है? नॉर्मल। एक्सपेक्टेड से ज्यादा अब नॉर्मल, एक्सपेक्टेड से कम एक्चुअल से ज्यादा, एक्चुअल से कम, एक्सपेक्टेड से ज्यादा, एक्सपेक्टेड से कम। ओके जी प्लीज। देन सर जी नेक्स्ट आप जब डिस्कशन स्टार्ट होनी, दैट इज अपने क्वेश्चन की तरफ फर्स्ट टाइम पर ये प्लीज क्लियर है। एक्सपेक्टेड से ज्यादा, एक्सपेक्टेड से ज्यादा नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड से कम अब नॉर्मल गेन। अब सर जी जब ऊपर जाएंगे आप तो एक्सपेक्टेड लॉस की परसेंटेज दी हुई है सवाल में, काफी उसकी बहस होती रही है, लेकिन अब आए उसको कंक्लूड करेंगे। क्या लिखा हुआ है? 10% ऑफ टेस्टेड यूनिट्स। टेस्टेड यूनिट्स अगर आपने निकालने हो, अब देखिए ये वर्ड्स प्लीज वो नहीं, इनपुट नहीं है, आउटपुट नहीं है, ये नया वर्ड है। तो मैं अपने क्या चीज एक्सप्लेन करने लगा कि अगर हमें टेस्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करने हो तो वी नीड ओनली 3 थिंग्स, और वो भी लॉजिकली देखें जरा। लेजर में यूनिट्स देखें ब्रॉड डाउन, कितने यूनिट्स बन रहे थे? 15,000। कितने यूनिट्स पे काम और शुरू किया? इनपुट चाहिए होती है, और देन फिर सीडी चाहिए होता है। कितने यूनिट्स अभी भी बन रहे हैं? 10,000। इस लेजर के नीचे आ जाए और एक कैलकुलेशन सीखें। कैलकुलेशन ऑफ टेस्टेड यूनिट्स। अब लेजर के लिए स्पेस रख लीजिएगा आपको। कैलकुलेशन ऑफ टेस्टेड यूनिट्स for the purpose of normal loss. कैलकुलेशन ऑफ टेस्टेड यूनिट्स, और क्यों निकाले टेस्टेड यूनिट्स? नॉर्मल लॉस से लिंक किया हुआ। क्या लाइन लिखी हुई है?
10% of tested units. Expect losses is जाना नहीं 12,500 नहीं, मैं नहीं कुछ पूछ रहा, मैंने अंग्रेजी में लिखा, मैं ये जान के दोबारा सामने इसलिए लिख रहा हूँ कि जरा ज़हन में रहे, जो क्वेश्चन की लाइन लिखी है मैंने ऐसे, व्हाट इज द परसेंटेज of nor expected loss in this case? 10% on the basis of tested units. So what is the need to calculate tested units here? For the purpose of normal loss. वो normal loss को से link किया उसने। तो इसका सर एक तरीका सुने, आपने ढूंढना होता है नंबर 1 ओपनिंग यूनिट्स को ढूंढे, 15,000। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जरा पहले समझ ले बात को, मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना, फिर आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ लिखना। अब मुझे अपनी इन 15,000 यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन बतानी है। नहीं सर, थोड़ी सी हिम्मत और भी करनी है। मटेरियल के एंगल से ये 100% है, 100% मटेरियल, एम लगा रहा हूं मटेरियल, 100% मटेरियल एंड 75% कन्वर्जन कॉस्ट, ये एब्रीविएशन बता रहा हूं। लेकिन क्या ये 100% मटेरियल और 75% कन्वर्जन इन पे पिछले पीरियड में लग चुकी है? अगली लाइन में है। फिर आपने ढूंढना है इनपुट को, इनपुट यूनिट्स 82,500। ओके ओके सर, इनपुट यूनिट्स की मुझे स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताएं। जाने देंगे यार, जाने देंगे। इनपुट यूनिट्स की स्टेज ऑफ, इनपुट यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन 0 होगी जब इन्हें शुरू किया होगा। हाँ, जब काम करेंगे तो आउटपुट बनेगी, क्लोजिंग बनेगा। इनपुट से मुराद किस लम्हे पे ये इनपुट है? इनपुट, और जैसे काम शुरू हो जाएगा तो फिर तो इनपुट नहीं है। तो इनपुट यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताएं। इनपुट यूनिट्स कहां से हैं? पता है आपको? पता है, ये रॉ मटेरियल स्टोर रूम से हैं। क्या इन पे अभी काम शुरू होना है? तो शुरू होगा, कुछ आउटपुट बन जाएंगे, कुछ सीडी बन जाएंगे, हो सकता है कुछ लॉस हो जाए। तो इनकी ऐसा कोई स्टेज ऑफ कंप्लीशन इस लम्हे नहीं है। यह है, इन पे काम भी शुरू होना है। ये कहां से आए हैं? हाँ, ड्यूरिंग द ईयर डेफिनेटली कुछ पे काम हुआ होगा, इस पे सारा भी हो गया होगा, हो सकता है इनमें से कुछ आउटपुट बन गया, बल्कि हो क्या सकता है, देख लेते हैं व्हाट्सएप। ब्रॉडडाउन यूनिट्स देखें, ब्रॉडडाउन यूनिट्स कितने थे, आउटपुट कितनी है? आउटपुट 10,000 है। क्या कुछ यूनिट्स इनपुट से भी बने हैं? और सबसे पहले ओपनिंग ही बने होंगे। चाहे किसी प्रोडक्शन मैनेजर को वेटेड फाइफो का पता हो या ना पता हो, वो सबसे पहले किसे कंप्लीट करेगा? ब्रॉडडाउन यूनिट्स को कंप्लीट करेगा। तो ये इनपुट से भी कुछ बने हैं, लेकिन सर जो बन गए अब उनको इनपुट नहीं कहेंगे, या उन्हें आउटपुट कहेंगे, या वर्क इन प्रोसेस में। तो व्हाट विल बी द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ इनपुट यूनिट्स? 0, उस लम्हे 0। आगे चलो, देन 30 आपने ढूंढना होता है इनपुट यूनिट्स की वैल्यू। सवाल में दी हुई है शाह साहब, क्वेश्चन में क्यों बनेगा? मटेरियल आया था, तो मटेरियल ये, मटेरियल में फिर काम शुरू हुआ। तो इनपुट यूनिट्स की, यूनिट्स में मटेरियल जो आया था उसी की वैल्यू। ठीक है साहब जी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ऑफ ढूंढने सवाल, ठीक ठाक मायूसी से ढूंढा आपने। इन 10,000 यूनिट्स, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं। इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है? 100% मटेरियल का कहां से पता चल रहा है हमें? मटेरियल शुरू में लग जाता है, लेकिन कन्वर्जन के एंगल से ये भी 75% है। लेकिन क्या ये 75% हमारे पीरियड में इंकर हुआ होगा? वो 75% का इंकर हुआ होगा? क्या उन पे रिमेनिंग 25% हमारे पीरियड में इंकर हुआ होगा? तो दोनों का लेकर 75% कंप्लीट, लेकिन क्योंकि मटेरियल शुरू में लगता है
तो मटेरियल के एंगल से 100% होंगे। तो अगर आपने टेस्टेड यूनिट्स निकालने हैं जो आपने शायद अब आगे सारे सवालों में निकाला करने हैं, तो आप सिर्फ क्या 3 चीजें ढूंढा करेंगे, ओपनिंग, इनपुट और क्लोजिंग, और उनकी परसेंटेजेस लिखिए करेंगे। आखिरी काम जो आप किया करेंगे दैट इज ऑफ इंस्पेक्शन ढूंढा करेंगे। या ये एक नया लफ्ज आ रहा है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मुराद होता है कि यूनिट्स कितने कितने परसेंट पूरे हो गए। लेकिन अब एक नया वर्ड क्या आ रहा बीच में, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से मुराद क्या है, किस वक्त उन्हें चेक किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, किस वक्त उन्हें गौर से देखा जा रहा है ताकि पता चले इसमें से खराब कितने हैं। तो किस लम्हे देखा जा रहा है, हो सकता है प्रोसेस के एंड में देखा जाता हो सकता है प्रोसेस के दौरान देखा जाता हो। ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन हमें क्वेश्चन से नजर आया करेगी। आए ऊपर सेकंड पैराग्राफ में, व्हाट इज द स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, 50% वंस अगेन कंप्लीट, 50% कंप्लीट लिखा हुआ, लेकिन क्या 50% कंप्लीट तक मटेरियल 100% लग जाता है? तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन फिर क्या है, 100% मटेरियल एंड 50% कन्वर्जन। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या लिखी जा रहा हूँ, मुझे कैसे पता चला मटेरियल लग गया होगा, ये मुझे कैसे पता चला कि इंस्पेक्शन 50% भी होती है, लिखा हुआ लिखा हुआ। तो किस लम्हे इंस्पेक्शन होती है, क्या मतलब इंस्पेक्शन होती है, चेकिंग होती है, देखा जाता है, किस स्टेज पे देखा जाता है, जब मटेरियल 100% और कन्वर्जन का प्रोसेस 50% पे आता है। तो अकॉर्डिंग टू सवाल हम यूनिट्स को गौर से देखते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें से लॉस या रिडक्शन के यूनिट्स कितने हैं। तो ये 4 चीजें चाहिए होती हैं, आप आराम से लिखिएगा, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। क्या 4 चीजें जरा बोल दे रखें, तो हम क्या करते, आपको पता है हम वही करते जो आपको पता है, हम करते 75% मैन्युफैक्चरिंग, हमें लिखते हैं 75% मैन्युफैक्चरिंग, और आपको पता है मैं स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से लिखता 50% मैन्युफैक्चरिंग। हमें नहीं पता मटेरियल कब लगता है, और वो वर्ड लगा दे कंप्लीट, हम कहेंगे मटेरियल साथ साथ लगता है। लेकिन अगर वो वर्ड लगाए क्वेश्चन नंबर 6 50% कन्वर्जन और मटेरियल का नाम बताए, तो हम अज्यूम कर लेंगे 100%। तो ये ना करें, अगर वो ये करता इंशाल्लाह वही करते, अगर वो ये कर रहा है तो क्या इस वक्त ठीक हो रहा है? सर हमें फर्ज करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त ठीक है, पहले मुझे ये बता दो, अब फर्ज करें, नहीं फर्ज करा कर तो नहीं ना, पहले क्या फर्ज करता है कि मटेरियल और कन्वर्जन दोनों 75 जी जी, और फिर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन में फिर वो मटेरियल और कन्वर्जन 50% होता है, फिर 50% कंप्लीट पे गए। सर जाहिर सी बात है, सही मतलब कंप्लीट का मतलब फिर जहां है वहां सही नहीं होता सर, वहां मटेरियल होता तो यहाँ, वहां मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ क्यों मैन्युफैक्चरिंग नहीं, वहां भी वही वहां भी। नहीं वो तो अभी मैंने पता नहीं कैसे करनी है, मैंने भी यहाँ ये नहीं बताया आपको, मैंने आपको बताया कि टेस्टेड यूनिट्स आपने वर्किंग करनी तो ये 4 चीजें सामने रखना है, और फिर कैसे वर्किंग करेंगे मैं बताता हूँ। मैंने अभी ये नहीं बताया कि इसमें से टेस्टेड यूनिट्स कैसे निकलेंगे, मैंने सिर्फ क्या रिक्वेस्ट की आपसे कि अगर टेस्टेड यूनिट्स निकालने हो तो ये 4 चीजें रिक्वायर्ड है। उसकी वजह क्या है, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में 15,000 यूनिट्स बन रहे थे, हमने 82,500 यूनिट्स और इनपुट किए हैं, यही टोटल यूनिट्स हैं जो हमारे इस प्रोडक्शन प्रोसेस में बन रहे थे, सोच रहे। अब इनमें से कुछ यूनिट्स एंड में है जो इन प्रोसेस है, बाकी तो या बने हैं या लॉस हुए हैं। तब देखना सिर्फ ये है कि कौन कौन से यूनिट्स टेस्टेड स्टेज पे पहुंचे हैं, और जो जो इंस्पेक्शन स्टेज पे पहुंचे होंगे उन्हीं की इंस्पेक्शन होगी, उन्हीं में से लॉस आइडेंटिफाई होगा। तो ये मेरे जरा 2 मिनट दें, ये 4 चीजें सामने हमने रखनी है। अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं आपसे डिस्कस ये करने लगा हूं कि इंस्पेक्शन के यूनिट्स कैसे निकल सकते हैं।
तो आए लॉजिकली सोचते हैं। तरीका क्या है, आप ओपनिंग यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन गौर से पढ़ लेंगे। 100% मटेरियल और 75% कन्वर्जन। अब इंस्पेक्शन स्टेज देखें फोर्थ लाइन में, फोर्थ लाइन में इंस्पेक्शन स्टेज देखें, 100% मटेरियल और 50% कन्वर्जन पे इंस्पेक्शन होती है। अब सवाल सिर्फ ये है कि इंस्पेक्शन स्टेज को अगर देखा जाए तो क्या ओपनिंग यूनिट्स पिछले पीरियड में ही टेस्ट हो गए होंगे? क्या वो इंस्पेक्शन स्टेज से आगे निकल गए हैं? तो ड्यूरिंग द पीरियड के टेस्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करते हुए क्या इन ओपनिंग यूनिट्स को कंसिडर करूं? क्यों नहीं? उनकी इंस्पेक्शन तो पिछले पीरियड में, ये किस मतलब पिछले पीरियड में होगी? क्या देखा जा रहा है? इंस्पेक्शन स्टेज क्या है? 50%। वो किधर खड़े थे? तो क्या उसमें से इंस्पेक्शन हो चुकी थी? तो क्या मुझे इंस्पेक्टेड टेस्टेड यूनिट्स निकालते हुए ओपनिंग के 15,000 यूनिट्स कंसिडर करने चाहिए? क्यों नहीं? कब कंसिडर किए गए होंगे? हमारे पीरियड में ये टेस्ट नहीं। इट मींस हमारी इस गेम से ओपनिंग आई, इट मींस हमारी इस वर्किंग को करते हुए टेस्टेड यूनिट्स आइडेंटिफाई करते हुए ब्रॉड डाउन यूनिट्स उठाने की कोई सेंस नहीं है। अब आप फिर वो कहेंगे अगर वो हो जाता तो इंशाल्लाह वो हो जाना, ये हो गया तो वो भी हो जाना, अगर ये वहां होते तो मैंने कर देना अभी। लेकिन अकॉर्डिंग क्वेश्चन राइट मिनट के लिए 2 मिनट बात पूरी कर लूंगा। अब आगे आ जाए इनपुट पे। इनपुट क्या होती है? जिस पे काम शुरू किया गया होता है। इनपुट को आपने फिर कंपेयर करना है पहले क्लोजिंग से। क्या ये भी क्लियर है? लेजर देख लें कि जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं वो इनपुट से बचे हैं। देखें लेजर, ओपनिंग किधर गए? तो फाइनल अब क्या देखना है आपने? इनपुट यूनिट्स को फाइनल करने से पहले क्लोजिंग, क्या इनपुट में से ही क्लोजिंग यूनिट्स बचे हैं? अब क्लोजिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखें, 175%। इसको इंस्पेक्शन स्टेज के साथ कंपेयर करें, क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी इंस्पेक्ट हो गया है? तो ये भी तो पिछले पीरियड में इंस्पेक्ट हुआ होगा। तो अगर बेटा क्लोजिंग भी इंस्पेक्ट हो गया और क्लोजिंग बचा इनपुट से प्लीज या ओपनिंग से बच गया, क्या ये क्लोजिंग इस पीरियड में टेस्ट हो गया होगा? कैसे पता चला? मैं इंस्पेक्शन होती है 50% पे कन्वर्जन पे और वो पहुंचे हुए 75%। तो अगर क्लोजिंग की भी इंस्पेक्शन हो गई है तो क्या मैं फाइनली कह सकता हूं कि सारी ही इनपुट इस पीरियड में इंस्पेक्ट हो गई है? इनपुट में से बचे कितने हैं जो इन प्रोसेस है? 10,000। क्या अगर क्लोजिंग वाले 10,000 भी इंस्पेक्ट हो गए हैं तो क्या सारी इनपुट ही इंस्पेक्शन स्टेज से ड्यूरिंग द पीरियड आगे निकल चुकी है? फर्ज करें ये होता है सपोज 35%। नहीं अभी नहीं मीन्स के 10,000 यूनिट्स को पहले इंस्पेक्शन स्टेज से गौर से देखें, क्या क्लोजिंग यूनिट्स इंस्पेक्शन स्टेज से आगे निकल गए? क्या क्लोजिंग यूनिट्स ऑफ 10,000 इस पीरियड में इंस्पेक्ट हो गए हैं? हो गए हैं सर। तो क्या इसका मतलब फिर पूरी इनपुट इंस्पेक्ट नहीं हुई? या कैलकुलेटर उठाएं, क्या पूरी इनपुट आउटपुट? अब इस केस में 82,500 होने वाला, क्या 82,500 में से अब 10,000 माइनस करके टेस्टेड यूनिट्स निकलने चाहिए? क्यों माइनस क्यों कर देने चाहिए? वो इंस्पेक्शन स्टेज पे कब पहुंचेंगे? तो अभी वो पहुंचे ही नहीं है, तो हम इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालते हुए 82,500 में से क्या निकाल दें? 10,000 क्यों निकाल दें? तो 72,500 यूनिट्स पे टेस्टेड हो। 72,500 कैसे बनाया मैंने? 82,500 माइनस 10,000। लेकिन एक सेकंड वापस आएंगे। कंसंट्रेट सभी कंसंट्रेट जी। क्लोजिंग यूनिट्स कितने स्टेज पे हैं? 100% एंड 75%। बैक टू रीजनल क्वेश्चन,
इंस्पेक्शन स्टेज के है। क्या क्लोजिंग यूनिट्स भी टेस्ट हो चुके हैं? ये भी क्यों लगाया मैंने? देखिए सभी एट द एंड ऑफ द प्रोसेस बस ये यूनिट्स रह गए हैं जो इन प्रोसेस है। तो अगर ये भी प्रोसेस हो गए तो बाकी सारी इनपुट आउट इनपुट तो अभी रहती ही होगी ना यार। क्या 10,000 यूनिट्स भी टेस्ट हो गए हैं? तो अब 82,500 में 10,000 जमा करना है। क्या ये 10,000 यूनिट इनपुट से ही क्लोजिंग है? तब 82,500 प्लस कर दें 10,000। अब क्या 82,500 टोटल इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं? लेकिन एक मिनट, कुछ क्लियर? इस केस में फाइनली 82,500 इट मीन इन अदर वर्ड्स सारी इनपुट ही टेस्टेड यूनिट्स में आ रही है। लेकिन क्या हमेशा ऐसे ही होगा? एक मिनट जंप नहीं, एक मिनट जंप, छोटा सा सिनेरियो चेंज करें। ओपनिंग को ले जाए 40%, आराम आराम से आराम आराम से। और ये ना कहिएगा ये भी लिख लें वो भी लिख लें, यही लिखना है आप अगले सवाल में, यही होना बस। चलो आराम से आ रहे। ओपनिंग और से देखें 100 मटेरियल 40% कन्वर्जन, ये है स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अब आ जाए इंस्पेक्शन स्टेज पे, वो देखें क्या ओपनिंग पिछले पीरियड में इंस्पेक्ट हुए होंगे? क्यों नहीं? वो इंस्पेक्शन स्टेज से पीछे थे, तो क्या वो भी हमारे पीरियड में इंस्पेक्ट हुए होंगे? सबसे पहले तो वही हुए होंगे। तो क्या अब मुझे टेस्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करते हुए ओपनिंग के 15,000 यूनिट्स कंसीडर करने हैं? एक मिनट एक लगा लिए मैंने, करने हैं। अब है 82,000 पे, 82,500। लेकिन इनपुट का डिसीजन कैसे होना है? क्लोजिंग देख के, पहले क्लोजिंग देखें, कंक्लूड करें, क्लोजिंग की ब्रैकेट्स देखें, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कंपेयर इट विद स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। क्या क्लोजिंग भी हो गए? इसका क्या मतलब हुआ? क्या सारी इनपुट हो गई है? तब हो जाएगा 15,000 जमा 82,500 और जमा 10,000। जमा 10,000 क्यों नहीं होगा? 50 में से तो 10,000 है, तब इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैसे निकालूंगा? 15,000 और प्लस 82,500 और फिर देन मल्टीप्लाई बाय 10%। लेकिन एक मिनट, अगर ये हो जाए क्या ओपनिंग इंस्पेक्टेड यूनिट्स में लूंगा? क्यों? नॉट टेस्टेड लास्ट पीरियड, पीछे थे वो टेस्टेड स्टेज से, इंस्पेक्शन स्टेज से पीछे थे। क्लोजिंग देखें, क्या क्लोजिंग वाज इंस्पेक्टेड या नॉट एक्सपेक्टेड? क्या करूं अब आप बोले? नहीं, पूरा 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 15,000 लूंगा, 15,000 लूंगा, 82,500 लूंगा, लेकिन माइनस 10,000 कर। बात समझ आती है सर? बैक टू रीजनल क्वेश्चन। फिलहाल ये जो बाकी बातें हुई हैं इंशाल्लाह अगले सवालों में होती रहेंगी। बैक टू द रीजनल क्वेश्चन, फाइनल करना कर लेते हैं। 50 होता तो 50 पे ही हो जाना था, 49.99 होता। अब एक मिनट, ये क्वेश्चन का था कि मैं यहाँ से घर से दे दूँ, मैं ये वर्किंग पूरी कर दूँ, घर से दे दूँ। टेस्टेड यूनिट्स बताएंगे फाइनली स्टोर के लिए। जी सर, कितने उठाऊं? अब मैं 15 क्यों नहीं उठा रहा? अब मैं सिर्फ क्या उठा रहा हूं? और 82,500 में से 10,000 माइनस क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो भी टेस्टेड है। तो हमारे इस क्वेश्चन में जस्ट बाय चांस सारी इनपुट टेस्ट हो गई है, लेकिन अब मैं 82,500 को एज एन इनपुट लेके 10% मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। मैं इस 82,500 को अपने इस क्वेश्चन में टेस्टेड यूनिट्स कंसिडर करके 10% मल्टीप्लाई करके 82,500 एक्सपेक्टेड लॉस निकाल रहा हूँ। ठीक है, सबको वर्किंग क्लियर है? जल्दी से लिखे, लेजर कंप्लीट कम से कम करवा दो।
जी थॉमस, आपकी आपकी अपनी ख्वाहिश बड़ा हो सकती है, लेकिन 75% अगर उनकी कन्वर्जन हो गई है तो 50% पे इंस्पेक्शन होती थी, तो इसकी इंस्पेक्शन हो चुकी है। ठीक है सर, नोट कर लें प्लीज। ये बेटा डेफिनेटली बैलेंसिंग फिगर कोई आएगी तो देख लेते हैं। बाकी कैसे छोड़ दें मोहसिन साहब, इस केस में जो हुआ ये ठीक हो गया, बाकी बाद में देख लेते हैं। जो इस केस के मुताबिक गेम है वो के ये तला साहब इंशाल्लाह कल जब बेटा टाइम पे आएंगे तो सबको पता चल जाएगा। जी सर, क्या नहीं 50%? हाँ जी, इंस्पेक्शन से सर मटेरियल तो शुरू में लगता है, इसलिए वो 100%। अगर आपके यूनिट्स 50% पे आ गए हैं और मटेरियल शुरू में लगता है तो क्या मटेरियल 100% लग गया होगा इवन आप 50% स्टेज पे होंगे? तो मटेरियल को 100 क्यों ले जा रहा हूँ? क्योंकि वो शुरू में लगता है, वो चाहे ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस हो, क्लोजिंग हो, और अगर इंस्पेक्शन 10% स्टेज पे होती तब भी मटेरियल 100% क्यों? वो शुरू में लगता है। ठीक है जी, कर ली जरा ये जो फाइनल पे बड़ा फिगर है ना, बस इसको कंप्लीट करना है। अब बताएं नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स लिखो सर? 8250। और अब आप काइंडली फाइनल कर लें, तो बैलेंसिंग फिगर अब भी निकल सकती है और 12500 का डिफरेंस भी आप ले सकते हैं। अब नॉर्मल लॉस आ रहा है या अब नॉर्मल गेन आ रहा है? अब नॉर्मल गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है? ये बेटा पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करें ताकि आप सही तरह से टेस्ट देने की पोजीशन में है। इस तरह क्वेश्चन थोड़ी टेस्ट में आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर अब नॉर्मल लॉस बन रहा है 4250, बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं और डेफिनेटली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन बार मेरी सजेशन ये है कि इन दोनों लॉसेस का एक सम भी जरूर लिख लें जिसकी बड़ी लंबी बहस है। 1 2 5 डबल उसी लॉस का एक ब्रेकअप बना। ठीक है, ठीक है बेटा, सारे क्लियर? सब क्लियर है यहाँ तक बेटा? उठते जरा फिगर दिखा दें तो बाकी आप इंशाल्लाह से कर लेंगे। नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू है, नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू है 8250 या 12500? 8250 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू 12375। बाकी सर ये आप ट्राई करिएगा, इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स में भी शायद एक मसला है, तो देखते हैं। फिर कल मैं दोबारा यहीं से स्टार्ट करूंगा। अब कल हमें और थोड़ा सा कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन पे जाना है। मैं नया काम नहीं दे रहा। आई होप कि हॉर्नबिल तो कहीं ना कहीं तो कर लिया आपने, तो इंशाल्लाह मैंने कहा हो गए। एक आखिरी उसमें सीडी का मसला और क्या उसमें रह गया, हॉर्नबिल तो कम से कम पूरा करना, सीडी तक तो आ जाए सर। आप कैसे वैसे मैयर किया आपने, उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 50% कैसे डिटरमिन की है, वो फार्मूला भी कर मुझे बताना सर। ये हॉर्नबिल टाइप मासूम चीजें तो खत्म करें। आइडिया ये है कि कल अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 7 8 रिवाइज करके आ सके इसके साथ, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम जरा और एंजॉय कर सकें, तो जहां तक हो सके कंप्लीट करके ये बाकी कंप्लीट करें सर। ये फाउल लिमिटेड जहां तक हो सके कंप्लीट करें। बल्कि सॉरी, इसका मैं आंसर बता दूं आपको यार, इसका आंसर का पेज जरा देखने कहाँ है, जो जहां खड़े हैं जरा वहीं खड़े हो जाए। एक क्वेश्चन है तो पेज नंबर 43 पे है, लेकिन इसका आंसर पीछे है, इसका हॉर्न बिल था ना। हाँ तो देख लेना आंसर का पेज नंबर, नहीं वो हॉर्नबिल का था यार, फाउल लिमिटेड का भी वही है। ये 45 पे कौन सा सवाल से पहले है? क्वेश्चन नंबर 9 से पहले ना फाउल लिमिटेड का आंसर बना हुआ है, तो इसमें एक इश्यू तो है, देखते हैं फिर कल इंशाल्लाह बहस करेंगे। अल्लाह हाफिज।
पेज नंबर 45 है शायद, क्वेश्चन नंबर 9 से पहले।